नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड सरकार ने इस सीजन में गन्ने का मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य किसानों की आय बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहा है। पिछले 4 वर्षों में मूल्य में निरंतर बढ़ोतरी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि नए मूल्य से उत्पादन बढ़ेगा, किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा और गन्ने की पैदावार में आई कमी को सुधारा जा सकेगा। किसान हमारी प्राथमिकता है और किसानों का हित है या किसानों का उत्थान है, किसानों की आय दुगनी करनी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लगातार प्राथमिकता से उस काम को किया है और राज्य के अंदर हमने हमेशा पिछले 4 सालों में गन्ने के मूल्य को हमेशा बढ़ा के दिया है। इस बार भी हमने गन्ने का मूल्य यहाँ पर जो किसानों की अपेक्षा थी, जो उन्होंने हमसे कहा था, उसी के अनुरूप गन्ने का मूल्य कर दिया गया है, जिससे कि गन्ना की उत्पादन और बढ़े और हमारे गन्ना किसान निश्चित रूप से उनका एक प्रोत्साहन भी हो और जो पिछले दिनों में गन्ने की फसल के उत्पादन में न्यूनता आ रही है, वो न्यूनता एक विस्तार रूप ले। हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर लाल किला धमाके के बाद जिले में सख्त चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस टीमें बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाए हुए है। एसएसपी ने जनता से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है ताकि जिले में शांति और सुरक्षा बनी रहे। देखिए, लाल किला के पास में हुए जो बम धमाके के बाद से और जिस प्रकार की जो सुरक्षा को लेकर जो चिंताएं बनी थी, उसको लेकर हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और उसमें हमारे सभी ऑफिसर्स, सारे पुलिस अधिकारी, थाना स्तर के अधिकारियों के द्वारा भी चेकिंग अभियान लगातार किए जा रहे हैं और इसमें लगातार इसमें और गहनता आ रही है। मैं सभी लोगों को आज सुबह भी 5 बजे से लेकर 7-7:30 बजे तक की जो हमारी चेकिंग थी, उसका बड़े पॉजिटिव परिणाम निकले हैं। ये जो अभियान है, ये लगातार जारी रहेगा। सर, आम जनता से क्या कहेंगे, सजग रहे? सभी आपके माध्यम से आम जनता से अपील करता हूं कि इस प्रकार अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध व्यक्ति उनके द्वारा दिखाई देता है, उनको दिखता है या किसी प्रकार का उन्हें संशय होता है, तत्काल पुलिस को इस संबंध में बताएं ताकि हम आगे की जो भी उसको वेरिफिकेशन की कार्रवाई उसे कर सकें। देहरादून में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस न बनने पर निराशा जताई और साथ ही इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि अल्मोड़ा की तर्ज पर पिथौरागढ़ और कोटद्वार में भी पोस्ट ऑफिस जल्द बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ में जगह की समस्या हल हो रही है, जिससे दोनों स्थानों पर जल्द ही सेवाएं शुरू होंगी। आज जानकर लड़की कोटद्वार में पासपोर्ट कार्यालय खुल चुका है। बलूनी जी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि मैंने फाइल साइन करा, कहाँ है मुझे नहीं पता। ये क्या लगता है, केंद्र की योजना नहीं धरातल को उतर पा रही? देखिए, पासपोर्ट ऑफिस क्या है कि पोस्ट ऑफिस के साथ भी ये मिलकर के ये योजना रहती है, जहाँ छोटे पासपोर्ट ऑफिस होते हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे भी अल्मोड़ा में पासपोर्ट ऑफिस जैसे ही बना, ऐसे ही यहाँ भी। और कोटद्वार और पिथौरागढ़, ये 2 विषय ऐसे हैं क्योंकि पिथौरागढ़ का भी सेंशन हो गया था और सारी चीजें थी, तो पत्र व्यवहार हुआ, तो पोस्ट ऑफिस ने उस समय जगह उपलब्ध नहीं हो पाई। अभी अब वो जगह उपलब्ध करा रहे हैं जिला प्रशासन के माध्यम से, क्योंकि उसके लिए एक पर्याप्त स्थान भी चाहिए और नेटवर्क और ये सारी चीजें की कनेक्टिविटी है। इसलिए पिथौरागढ़ और कोटद्वार दोनों जगह पासपोर्ट ऑफिस बहुत जल्दी ही बन जाएंगे। देहरादून में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत फिर चर्चा में है। मंचों पर नाचते दिखने वाले रावत अब नेताओं को सलाह देते नजर आ रहे हैं, खासकर बीजेपी से निष्कासित विधायक राजकुमार ठुकराल को। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने तंज कसा कि हरक सिंह बार बार दल बदल कर खुद ही तय नहीं कर पाए कि उनकी कौन सी बात सही है, कौन सी नहीं। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, हरक सिंह रावत उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं और उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हम हरक सिंह रावत जी की कौन सी बात को सही माने, कौन सी बात को गलत माने, ये हम भी नहीं समझ पाए हैं और स्वयं हरक सिंह रावत भी नहीं समझ पाए हैं। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और कुछ समय बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फिर छोड़ दी और फिर वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। बहुजन समाज पार्टी में जब रहे तो फिर वो अलग प्रकार की बातें करते थे।
बहुजन समाज पार्टी के बाद फिर वो कांग्रेस में गए। कांग्रेस में जाने के बाद लंबे समय राजनीति करने के पश्चात फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने के बाद फिर वो कांग्रेस में चले गए। अब हम हरक सिंह रावत जी से पूछना चाहते हैं कि जब आपको भारतीय जनता पार्टी में आपने राजनीति की शुरुआत की, जब आपने वो बातें कही, वो बात सही है, या फिर आप बहुजन समाज पार्टी में जब गए वो बात सही है, बहुजन समाज पार्टी के पास पश्चात आप कांग्रेस में गए वो बात सही है, कांग्रेस के बाद फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी से आप मंत्री भी बने वो बात सही है, या फिर ये बात सही है? कौन सी बात हरक सिंह रावत जी की सही है, वो स्वयं हरक सिंह रावत जी ही हमको बतला। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का सफल समापन हो चुका है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के अनुसार इस बार आपदा के बावजूद यात्रा सुरक्षित रही और 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया। अब राज्य सरकार और बीकेटीसी शीतकालीन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं उन्होंने श्रद्धालुओं से देवभूमि आकर शीतकालीन धामों के दर्शन करने की अपील भी की है। देखिए, यात्रा जिस प्रकार से लोगों की आस्था उत्तराखंड में इस चार धाम को लेकर, उत्तराखंड की चार धामों को लेकर देश नहीं पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है कि तीर्थयात्री पहुँचते हैं और इस बार 50 लाख लोगों ने जो है कि यहाँ पर दर्शन किए थे, जिसमें से 18 लाख लोग जो है कि केदारनाथ जी में और लगभग 16.5 लाख जो 25 नवंबर को जो कपाट बंद हुआ था, यहाँ पर भारी संख्या में जो है कि तीर्थयात्री पहुँचे हैं। और इस बार जो सारी व्यवस्थाएँ थी, आपदा के बाद, इस भारी आपदा के बावजूद भी जो लोगों की श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं आई और लगभग जो है कि सारे धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या जो है कि जिस प्रकार से रहनी चाहिए थी उससे अधिक संख्या में जो है कि वहाँ पर रही है। और हमारे 25 तारीख को ये पूरे विधिवत चारों धाम, अंतिम धाम हमारा बद्रीनाथ जी का कपाट बंद हो चुका है। शीतकालीन यात्रा के लिए जो है कि हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसमें पर्यटन विभाग और हमारा धर्मस्व विभाग जो है कि उसको लेकर पूरी तैयारियां कर रहा है। पर्यटन विभाग उसका पूरा प्रचार प्रसार का काम कर रहा है और हमारी जो मंदिर समिति और शासन प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से जो है कि यात्रियों की जो दर्शनों के लिए शीतकाल के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हम लोगों ने पूरी एक कार्य योजना बनाई है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सब पूरे देशवासियों से आग्रह करूँगा कि आप आइए और इस शीतकालीन में भी भगवान केदारनाथ जी और केदारनाथ जी की जो शीतकालीन गद्दी है जो ऊखीमठ में है और बद्रीनाथ जी की पांडुकेश्वर और जोशीमठ में है, आप आइए और भगवान के आशीर्वाद का लाभ लीजिए। हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। संवेदनशील हालात देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पर की और खुफिया तंत्र सक्रिय किया। वहीं रेलवे ने 29 एकड़ भूमि पर 4,365 अतिक्रमण का दावा किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर सोमवार हरिद्वार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जन सुनवाई आयोजित हो रही है। इस बार करीब 90 लोगों ने अवैध कब्जे, पेयजल, बिजली, तालाब अतिक्रमण और जल भराव जैसी समस्याएं दर्ज कराई। कई मामलों का मौके पर समाधान हुआ, बाकी विभागों को भेजे गए। डीएम ने सफाई अभियान तेज करने और हरिद्वार को मॉडल जनपद बनाने के निर्देश भी दिए हैं। सोमवार की तरह आज भी जन सुनवाई की गई, जिसमें अभी तक जो है 90 के आसपास शिकायतें दर्ज की गई हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि लगातार जन सुनवाई की जाए और सभी अधिकारियों को भी डायरेक्शन दिए गए कि वो अपने स्तर पर भी जो शिकायतें लंबित है उनका निस्तारण करें। सीएम हेल्प बैंक का भी रिव्यू किया गया। साथ ही सब डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सफाई अभियान में गति लाने के लिए बताया गया है। उनके जो भी एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं या उनकी जहाँ भी संपत्तियां हैं उस पर सभी लोगों को जोड़ते हुए सफाई अभियान चलाएं और हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल जनपद बनाया जाए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा। उसी क्रम में सभी को पुनः डायरेक्शंस दिए। जैसे कि मैंने बोला कि सफाई अभियान में केवल डिपार्टमेंट्स का ही रोल नहीं है, सभी को जोड़ा जा रहा है। आज सिडकुल में कई कंपनीज ने भी आगे बढ़कर अपना अपना एरियाज उनको दिया गया है, जहाँ पर वो न केवल सफाई करेंगे बल्कि आगे भी उसको मेंटेन करेंगे। आने वाले कुछ समय में हम लोग अन्य संगठनों को, धार्मिक संस्थाओं को, एनजीओs को भी जोड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस पूरे जनपद में सभी को अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर इस सफाई अभियान में वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक पूरे हरिद्वार जनपद की एक नई तस्वीर उभरेगी। हरिद्वार पुलिस लाइन रोशनाबाद में प्रादेशिक वॉलीबॉल और सेपक टाकरा प्रतियोगिता का रंगारंग आगाज हुआ, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जबकि टीमों ने प्रभावशाली मार्च पास्ट कर सलामी दी। वहीं 16 वॉलीबॉल और 10 सेपक टाकरा टीमें शामिल हुई। बता दें कि पहले दिन हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर ने जीत दर्ज की, जिसके बाद खिलाड़ियों को निष्पक्ष खेल की प्रेरणा भी दी गई।
आज पुलिस लाइन में पूरे स्टेट की टीम्स आई हैं, 16 टीम्स हैं, जिसमें कि इंटर डिस्ट्रिक्ट और पीएससी आईआरवाईज की टीम्स के द्वारा वॉलीबॉल चैंपियनशिप का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और ये 3 तारीख तक चलेगी। इसका शुभारंभ यहाँ पर किया गया है और हमने सभी टीम्स के साथ इंटरेक्ट किया है, उनके साथ इंट्रोडक्शन आदि करके सभी को शुभकामनाएं दी हैं कि इस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में सभी लोग बढ़ चढ़ के प्रतिभाग करें और स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ पूरे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार को स्वच्छ बनाने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सिडकुल इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सफाई अभियान की शुरुआत की, जहां उन्होंने अधिकारियों को कचरे के उचित निस्तारण और इंडस्ट्रियल एरिया की सफाई बेहतर करने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने जनपद वासियों से घरों का कचरा निर्धारित स्थानों पर डालने की अपील भी की है। जैसे कि मैंने बोला कि सफाई अभियान में केवल डिपार्टमेंट्स का ही रोल नहीं है, सभी को जोड़ा जा रहा है। आज सिडकुल में कई कंपनीज ने भी आगे बढ़कर अपना अपना एरियाज उनको दिया गया है, जहां पर वो न केवल सफाई करेंगे बल्कि आगे भी उसको मेंटेन करेंगे। आने वाले कुछ समय में हम लोग अन्य संगठनों को, धार्मिक संस्थाओं को, एनजीओ को भी जोड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस पूरे जनपद में सभी को अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर इस सफाई अभियान में वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो एक पूरे हरिद्वार जनपद की एक नई तस्वीर उभरेगी। देहरादून में 4 से 11 दिसंबर तक दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए विशेष सेवा शिविर लगाए जाएंगे। बता दें कि शिविरों में पंजीकरण, स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, वॉकर, बैसाखी, श्रवण यंत्र निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे और ये शिविर रायपुर ब्लॉक से शुरू होकर सहसपुर, विकासनगर, डोईवाला, ऋषिकेश, मसूरी और सहिया में आयोजित होंगे। एडीगो वयोश्री योजना के अंतर्गत योजना के अंदर दिव्यांगजनों को और वयोश्री योजना के अंदर वृद्धजनों को 60 वर्ष से अधिक जो वृद्ध हैं उनके लिए सहायक उपकरण, सिर्फ दांत की व्यवस्था नहीं है इसमें और चश्मे की नहीं है, उसके अतिरिक्त जितने भी सहायक हैं निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा ये कर दिया है कि अब इसमें मासिक आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती थी पहले, जो राजस्व विभाग के द्वारा होता था। तो अब संबंधित पार्षद या गांव के प्रधान भी मासिक आय प्रमाण पत्र देंगे तो वो मान्य होगा। जनपद में 7 कैंप लग रहे हैं प्रत्येक विकास खंड में और 3 नगर पालिका क्षेत्र में, जिसमें विकासनगर और मसूरी और ऋषिकेश। तो मेन उद्देश्य यह है कि जितने भी वृद्धजन हैं, दिव्यांगजन हैं, जिनको सहायक उपकरण चाहिए वे अपना वहां पर पंजीकरण कराएं। देहरादून में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने तड़के वृहद स्तर पर आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया है। बता दें कि धार्मिक स्थलों, बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में वाहन और व्यक्तियों की गहन जांच की गई। वहीं इस मौके पर 1782 वाहनों की चेकिंग की गई और 3374 लोगों से पूछताछ हुई। आपको बता दें कि इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षा को मजबूत करना और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखना है। देखिए, ये अपर पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार जो भी हमारे जनपद के एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं, चाहे वो अंतर्राज्यीय पॉइंट्स हों या अंतर जनपदीय पॉइंट्स हों, तो वहाँ पर जो है बैरियर लगाकर पुलिस के द्वारा सघनता से चेकिंग की जा रही है। और एज पर जो डायरेक्शंस हैं, तो प्रत्येक सर्कल में जो है एक पॉइंट जो है चिन्हित किया गया है और उसमें क्षेत्राधिकारी हैं, वहाँ के लोकल SHO, SO और साथ में जो थाने से पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स जो है वो चेकिंग टीम बनाई जाती है और उनके द्वारा जो है सघनता से बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है। और इसमें जो है बुलेट प्रूफ जैकेट भी हो गई हैं, हथियारबंद हमारे पुलिस कर्मचारी भी रहते हैं और जहां संभव हो तो हमारी जो वीडियो स्क्वाड की टीम है, डॉग स्क्वाड की टीम है, उनके द्वारा भी यथासमय उसमें प्रतिभाग किया जाता है। मकसद एक ही है कि जो विगत दिनों जो दिल्ली में जो घटना हुई थी उसके दृष्टिगत जो भी बाहरी प्रदेश के खासकर जो आने जाने वाले वाहन हैं, संदिग्ध व्यक्ति हैं, तो उनकी सघनता से चेकिंग की जाती है। मादक पदार्थों की बरामदगी के संबंध में या अवैध शस्त्र जो उनकी बरामदगी के संबंध में भी चेकिंग की जाती है और इसका चेकिंग का ड्यूरेशन तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे के आसपास रहता है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि बॉर्डर पर जो है प्रत्येक बॉर्डर पर पर्याप्त मात्रा में उसमें फोर्स जो है सीओ साहब के नेतृत्व में रहती है और सघनता से चेकिंग को अंजाम दिया जा रहा है। कल भी ये चेकिंग की गई थी और लगातार इसमें PHQ से डायरेक्शंस प्राप्त होते हैं और तत्समय जो है उसमें फोर्स जो है बॉर्डर पर पहुंचकर अपनी चेकिंग की कार्रवाई को अंजाम देती है। उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। सीजन में 29,162 पर्यटक पहुंचे और पार्क ने 81 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया। आपको बता दें, धराली आपदा के बावजूद आय में वृद्धि हुई। वहीं पार्क में
50 से अधिक कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, जिससे वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं अगले वर्ष गेट 1 अप्रैल 2026 को खुलेंगे। आज 30 नवंबर को गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के द्वार जो है पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस बार जो है गंगोत्री नेशनल पार्क में लगभग 29,100 के करीब पर्यटक आए। इस बार जो है हमारे गौमुख ट्रैक पे करीब 10,500 से अधिक पर्यटक गए हैं और गड़तांगली को लगभग 13,500 पर्यटकों ने भ्रमण किया है और यही करीब 3,500 नेलोंग वैली को में गए हैं पर्यटक। और इस बार हमारा राजस्व लगभग जो है 81 लाख रुपए का राजस्व हमको प्राप्त हुआ है। और आज जो है क्योंकि शीतकाल अब आ गया है और आज जो है 30 नवंबर का दिन है, तो आज जो है हमारे पार्क के गेट पर्यटकों के लिए बंद हो रहे हैं और अब अगले साल जो है 1 अप्रैल से जो है पुनः पार्क के गेट जो है पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। उत्तराखंड में बढ़ती ठंड के बीच लोगों की सेहत पर असर साफ दिखने लगा है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में रोजाना 100 से अधिक मरीज सर्दी, जुकाम और वायरल फीवर की शिकायतों के साथ पहुंच रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार जी कौल के अनुसार तापमान में गिरावट के साथ ऐसे मामलों में और बढ़ोतरी होगी। उन्होंने सलाह दी कि लोग ठंडे पानी से नहाने और पीने से बचें और गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। जैसा कि देहरादून में काफ़ी ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है, मौसम का अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो सुबह और शाम को ज़्यादा ठंड रहती है, दोपहर के टाइम पे थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से जो हमारे पास आजकल ओपीडी बेसिस ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो फ्लू वाले आ रहे हैं। खांसी, बलगम, जुकाम, हेडेक जिसे कॉमन फ्लू कहते हैं, राइनोरिया, राइनाइटिस वाले के पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब गले के इन्फेक्शन वाले, छाती के संबंधित इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। तो इसमें क्या देहरादून डीएम सविन बंसल ने कलेक्टर सभागार में राइफल क्लब फंड से 7 जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान चिकित्सा, मकान मरम्मत सहित अन्य जरूरतों के लिए चेक वितरित किए गए। उन्होंने बताया कि पहले ये फंड हथियार लाइसेंस और नवीनीकरण में उपयोग होता था, लेकिन अब जिले के गरीब, असहाय और योजनाओं से वंचित लोगों की मदद के लिए इसका सदुपयोग किया जा रहा है। देखिए, ऐसे समाज वर्ग में कई ऐसे फैमिलीज हैं, परिवार हैं जिसमें कोई फैमिली ट्रेजेडी हो गई है या गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। किसी में अर्निंग मेंबर की आकस्मिक निधन हो गया है, किसी में दिव्यांग हो गए अर्निंग मेंबर या माता और कोई आय का साधन नहीं है और बच्चे अध्ययनरत हैं स्कूल में या कॉलेज में और जो एक मिनिमम इनकम चाहिए एक फैमिली को, परिवार को संचालन के लिए, वो भी शेष नहीं बचा है। तो ऐसी स्थिति में कुछ केसेस को तो हम ऑनरेबल सीएम विवेकाधीन कोष को रेफ़र करते ही हैं और कुछ केसेस में इमीडिएट उनको असिस्टेंस की जहाँ पे आवश्यकता प्रतीत होती है। तो जो हमारा राइफल क्लब है, जहाँ पे जितने भी हमारे शस्त्र के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे उनसे अकाउंटेड ट्रांजैक्शन, अकाउंटेड कंट्रीब्यूशन जो रिप्लेनिश होते हैं अकाउंट में, उसके जरिए उनको उनकी परिस्थितियों अनुसार चेक के माध्यम से पेमेंट्स की जाती हैं, सहायता प्रदान की जाती है। तो ऐसे आज 7 परिवारों को मदद करने का प्रयास किया गया है कि जिससे जो उनका एक समावेश और जो संचालन रुका हुआ है, जीवन यापन रुका हुआ है, उसमें कुछ स्टिमुलस मिल सके, कुछ एनर्जी मिल सके, जिससे वो आगे अवरोध को ओवरकम करते हुए अग्रतर पथ पर चल सकें। और इसी बीच रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट देहरादून से सामने यूके SSC पेपर लीक को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। 9 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने बॉबी पवार को छोड़ दिया है। सीबीआई ने बॉबी से कई राउंड में पूछताछ की। पेपर लीक से जुड़े एविडेंस भी सीबीआई ने कब्जे में ली। स्नातक स्तरीय परीक्षा के 3 पन्ने वायरल होने से हंगामा मचा था। बॉबी पवार ने अपने सोशल मीडिया पेज पर वायरल किए थे। वहीं मुख्य आरोपी खालिद और साबिया पहले ही एसआईटी के हत्थे चढ़ चुके हैं। छात्रों के आक्रोश के बाद यह मामला सीबीआई को सौंपा गया था। वहीं पेपर पहुंचाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर
सुमन भी सीबीआई की गिरफ्त में है। सुमन के बयान के बाद बॉबी से भी सीबीआई ने पूछताछ की। वहीं सीबीआई जांच तेज है और भी गिरफ्तारियों की आशंका इस दौरान जताई जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी यूके ट्रिपल एसटी पेपर लीक मामले को लेकर ये बड़ी खबर सामने है, जहां 9 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने बॉबी पवार को छोड़ दिया है। सीबीआई ने बॉबी से कई राउंड में पूछताछ की है। सीबीआई कार्यालय के बाहर हूँ और आज जिस प्रकार से सोमवार को सीबीआई ने बुलाया और 11:30 बजे हम यहाँ पर पहुँचे थे। लगभग 11:30 बजे से अभी तक लगभग 9 घंटे के बाद अब बाहर आए हैं और एक नया अनुभव और काफ़ी शुभचिंतकों के फ़ोन कॉल मैं देख रहा हूँ। जब फ़ोन देखा कि काफ़ी लोगों के फ़ोन कॉल आए हुए हैं, काफ़ी लोगों के मैसेज आए हुए हैं, काफ़ी लोग फेसबुक पे लिख रहे हैं, तो हम सीबीआई की जो प्रक्रिया थी पूछताछ की, उस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करके हम आगे हैं और ये संघर्ष जारी रहेगा। परंतु इस संबंध में मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सीबीआई अपना काम कर रही है, मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बहुत सी भर्तियों में जिस प्रकार से हमारे पास कई पुख्ता एविडेंस है, उत्तराखंड सरकार हो ये इस बात का प्रस्ताव रखे कि जिन जिन भर्तियों के पुख्ता एविडेंस है उन भर्तियों पर सीबीआई जांच हो। उन भर्तियों को सीबीआई के अंडर में रखकर जो उसमें नकल माफिया है, परीक्षा माफिया है, उनको सलाखों के पीछे भेजकर उनको सजा मिले। परंतु अभी तक की कार्रवाई में जहाँ तक मुझे लगा तो सीबीआई केवल एक एंगल को लेकर चल रही है। वो एंगल यही जो पेपर बाहर आया, कैसे आया, क्यों आया, इस एंगल पर काम कर रही है। पर सीबीआई को भी अभी जो दूसरा एंगल है, जो 20 तारीख की जो गिरफ्तारियां हाकिम सिंह और उसके साथी की हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ओएमआर खाली छोड़ने के बाद हम आयोग में ओएमआर भरेंगे या इस प्रकार से चीज़ें करेंगे, उस एंगल पर काम करने की ज़रूरत है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।